हाँ भाई 12 भाई खुश होने लग जाओ अब। और एक चीज और, 12-13 घंटे बचे हैं तुम लोग के पास मात्र। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल अभी सीधा इसी वीडियो के साथ शुरुआत करने की कोशिश कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको बनना है तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि भाई तुम लोग बन सकते हो तो। और जिस व्यक्ति ने पूरे साल मेरे से पढ़ाई करी है और मेरी जितनी वीडियोस देखी है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद अपने 70% मार्क्स गेन कर सकता है। ये 70% मार्क्स मैं 100 में से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं 80 में से। क्यों? क्योंकि भाई इस वीडियो में तुमको वो सवाल दूंगा जो सवाल तुमको 3 और 8 नंबर के क्वेश्चन आंसरों में मिलने वाला है, और साथ ही साथ उसके जवाब भी दूंगा। बिल्कुल भी डरना नहीं है। जिसने पूरी साल पढ़ाई करी है बहुत बढ़िया, जिसने नहीं करी वो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं उनको सॉल्व कर ले। चैट जीपीटी की मदद से करे या गूगल की मदद से करे या बुक से करे या जो आंसर मैं बोल रहा हूं उससे करे। बस इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर तुम्हारी कॉपी में होने चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का सबसे पहला सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, तुमको मिलेगा ही मिलेगा 8 नंबर में ये सवाल। अगर नहीं मिला तो बता देना मेरे को कि भैया नहीं आया था, और आज के बाद आप पढ़ाना मत। ठीक है, बोल देना मेरे को ये कमेंट सेक्शन में, बाकी आएगा। बोला क्या गया है कि हमको बताना है इंडिया की राजनीति में, इंडिया की पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी के आने के बाद क्या बदलाव आया। ठीक है, अब ये सवाल या तो डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा या तो थोड़े बहुत फेरबदल करके आएगा कि बताओ इंडिया में गांधी जी के आने से पहले पॉलिटिक्स कैसी थी और बाद में कैसी थी। बात तो एक ही है ना। तो वही मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुमने मेन जड़ को पकड़ लिया तो तुम पेड़ एक बार में काट सकते हो। खैर काटना नहीं है, पेड़ पेड़ बचाओ, क्वेश्चन काटो जवाब से। समझते हैं जरा इसका आंसर। देखो मैं क्या बताना चाहता हूं कि जब गांधी जी आए थे इंडिया, तो इंडिया के अंदर गांधी जी के आने से पहले जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर थे, वो सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट में काम करने की कोशिश करते थे, जिस वजह से ओवरऑल इंडिया के अंदर बदलाव नहीं आता था। अब गांधी जी आए, गांधी जी ने प्रॉपर एक साल लिया, पूरा इंडिया क्या करा, घूमा, समझा कि इंडिया के अंदर क्या क्या चीजों की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह करे 1917 से लेकर 1919 तक, और 1919 में रोलक एक्ट के खिलाफ उन्होंने क्या निकाला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट निकाला। वहां से वो पूरी दुनिया में क्या हो गए, पूरे इंडिया में फेमस हो गए। और वहां से हमें पता चला कि इंडिया के लोग एक साथ मिलकर भी आजादी के लिए लड़ाई कर सकते हैं। तो ये बदलाव आया भाई किसके बाद, गांधी जी के इंडिया आने के बाद। मैंने तुमको सारी चीजें बता दी, क्या क्या इसमें लिखना है। इसको अपनी कॉपी में शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन करो और इसको फिर डिटेल में अपने आंसर को लिखने की कोशिश करो। पहला सवाल हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल देखो, इब्न बतूता, फ्रांसिस बर्नियर और तीसरा हमारा अल बिरूनी। इन तीनों में से तुमको किसी ना किसी एक के बारे में 110% पेपर में मिलेगा। लो लिख दिया 110%। बेशक पूछ लिया जाएगी किसने क्या किताब लिखी थी, कौन कहां से आया था, कौन कौन सी सेंचुरी में आया था, या किसने अपने इंडिया के बारे में किस तरीके से चीजों को बताया था। ये 4 सवाल इसके बनेंगे, और ये चारों सवाल तुम सिर्फ 1 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो, विद इन 1 मिनट। इससे ज्यादा तुमको लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तुम अभी डिस्क्रिप्शन में जाओगे इस वीडियो के, और वहां पे तुमको इन तीनों की लिंक मिलेगी। ठीक है, इन तीनों की लिंक मिलेगी। 1-1 मिनट की शॉर्ट वीडियो है, उन वीडियो को देखो, तुम्हारे 8 नंबर फ्री के 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी गारंटी किसकी है? मेरी है। चलो खुश हो जाओ, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात यह है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे, और वो ही तुम्हारे पेपर में तुमको देखने को मिलेंगे। समझते हैं जरा किसके बारे में, कि मगध जो था उसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद क्यों कहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद क्यों कहा गया है मगध को। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो मगध ना 4th सेंचुरी का, 4वीं शताब्दी का अगर सबसे बड़ा कोई शहर माना जाता था इंडिया के अंदर, तो वो था मगध। आज के समय में पटना के अंदर ये है। इंट्रोडक्शन में तुमने ये लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट क्यों था भाई, समझते हैं जरा। एक तो यहाँ पे जो खेती होती थी, वो खेती बहुत ही ज्यादा अच्छी होती थी, जिस वजह से यहाँ पे कभी भी भुखमरी नहीं हुई। लोगों का पेट अगर भरा रहेगा तो वो काम अच्छे से करेंगे, वो उन चीजों को बेचेंगे जिनसे उनको धन अर्जित होगा। जिस वजह से मगध की सबसे अच्छी बात क्या थी, वहां पे खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी, बता दिया। दूसरा, यहाँ पे जो आयरन ओर मिलता था, मतलब लोहा, चांदी और खनिज यहाँ पे
तुम लोगों को मगध के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता था, जिस वजह से यहाँ के लोग अपने हथियारों को बहुत मजबूत करते थे और धीरे धीरे उनकी आर्मी भी क्या हो गई, बढ़िया हो गई, बहुत बढ़िया। तीसरा, ये घोड़ों और हाथियों का क्या करते थे, व्यापार करते थे, और इनकी आर्मी वाले लोग घोड़े और हाथियों का इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी आर्मी और भी ज्यादा क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, बहुत बढ़िया। गंगा गंगा निकल के जाती थी यहाँ से, भाई पटना में आ रहा है तो आसपास से गंगा जा रही है, जिस वजह से इनकी जो आर्मी थी वो नेवी का भी इस्तेमाल कर लेती थी, और साथ ही साथ इनको जो व्यापार करना होता था, एक जगह से दूसरी जगह कोई समाचार पहुंचाना था, तो वो भी बहुत जल्दी से हो जाता था। तो ये सारी बातें तुमको मैंने बता दी कि आखिरकार मगध एक इंपॉर्टेंट महाजनपद क्यों था। बहुत बढ़िया, 8 नंबर जेब में आ गए। चलो अगले 8 नंबर के लिए अब तुमको बताना है बुद्धिस्ट लोगों ने इंडिया की सोसाइटी के ऊपर किस तरीके से अपना प्रभाव छोड़ा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, बुद्धिज्म हमको क्या सिखाता है, दूसरा सवाल। तो समझते हैं जरा। तो बुद्धिस्ट लोग हमको सिखाते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम था वो किस तरीके से चलता था। ब्राह्मणों ने जो जाति बनाई थी, हमको जाति को मानना नहीं है, और धीरे धीरे जब लोगों को ये बातें समझ आई तो कास्ट सिस्टम नीचे जाता गया और लोगों ने जातियों को मानना छोड़ दिया, बहुत बढ़िया। दूसरा, लोगों का जो मोराल था, ठीक है, लोग एक दूसरे पे भरोसा करना उन्होंने चालू कर दिया था। उनको पता चल गया था कि अगर हमको समाज में अच्छे से रहना है तो एक दूसरे की मदद चाहिए, बहुत बढ़िया। तीसरा, नॉन वायलेंस, अहिंसा का मार्ग हम लोगों को अपनाना है, ये पता होना चाहिए तुमको। और आखिरी, और बुद्धिज्म को ही अपना के अशोका ने लड़ाई करनी छोड़ दी थी। तुमको यहां से एक सवाल यह आ जाएगा कि अशोका ने किस लड़ाई के बाद लड़ाई करनी छोड़ी थी, तो कलिंग की लड़ाई के बाद अशोका ने लड़ाई करनी छोड़ी थी। 1 नंबर का यहाँ पे भी क्वेश्चन मैंने तुमको कंप्लीट करवा दिया। साथ ही साथ एक चीज मैं तुमको बोलूंगा, इसको कर लेना पक्का, सिखिज्म, ठीक है, सिख धर्म के बारे में तुमको पता होना चाहिए। ये और ये ऑप्शन में आने वाले हैं, पेपर के अंदर लिख के ले लो। अगर नहीं आया तो एक इन दोनों में से प्रॉपर उठ के आएगा, ये भी लिख के ले लो, ठीक है। साथ ही साथ 2 चीजें और कर लेना, लिंगयात, ठीक है, अलवर और नयानार। ये 3 चीजें मैं तुमको होमवर्क में दे रहा हूं, ये 3 चीजें करो, साथ में सिखिज्म के बारे में पढ़ो। और ये जो 3 क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन करवाए, 1 2 3 4, ठीक है, 24 मार्क्स का पेपर मैंने तुमको अभी करवा रहा है, वेट करो, ठीक है। अभी मैं तुम लोग को आगे जो और भी 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो भी बताऊंगा, और पूरी हिस्ट्री खत्म है तुम्हारी सिर्फ इस वीडियो के अंदर। पहले इतना नोट डाउन करो जल्दी से। पीछे 4 क्वेश्चन करवाए थे 8 नंबर के, 8 नंबर में भी आ सकते हैं, 3 नंबर में भी आ सकते हैं, मैंने तुमको 8 के हिसाब से करवाया है, तो पता होना चाहिए सब। अब मैं वापस से तुम लोग के लिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, समझते हैं जरा। यहाँ पे अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, पक्का 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 मिलना ही मिलना है तुम लोग को, कृष्णदेव राय और विजयनगर। यहाँ पे एक चीज नोट करना, इस चैप्टर के जितने भी पिक्चर्स हैं, ठीक है, उन पिक्चर को तुम लोग देखोगे, क्योंकि पिक्चर बेस्ड जो एमसीक्यू तुम्हारे आने वाले वो इसी चैप्टर से आने वाले। खुश हो जाओ, ये भी तुम्हारे सामने मैंने लिख कर दिया। समझते हैं जरा। अगर कृष्णदेव राय के बारे में बताना है तुम लोग को, तो सबसे पहले ये बताओगे कि भाई विजयनगर का सबसे समृद्ध अगर समय कोई था, सबसे खुशहाल समय अगर कोई था, तो कृष्णदेव राय का समय था। बहुत बढ़िया। कृष्णदेव राय एक अच्छे राजा के साथ साथ एक अच्छे लिटरेचर लिखने वाले व्यक्ति भी था, एक अच्छा राइटर था। उन्होंने 2 किताबें लिखी थी। ये वीडियो तुम लोगों की आ चुकी है कल ही, ठीक है, तुम देख लो ना उसको, अगर जिसने नहीं देखी है वापस से जाके चैनल पे होगी, देख लेना, ठीक है। वापस से अगर विजयनगर के बारे में तुमसे अलग से कोई सवाल आता है तो क्या आएगा, तुमसे पूछा जाएगा विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बताओ, विठल मंदिर के बारे में बताओ, हजार राम मंदिर के बारे में बताओ, और महानम्मी डब्बा के बारे में बताओ। अब अगर इसमें से भी कोई एक ऑप्शन बोलूं कि सबसे पहले जो चीज तुमको करनी है, तो सबसे पहले तुमको महानम्मी डब्बा करना है। ये तो करना ही करना है भाई, किसी भी कीमत पे इस महानम्मी डब्बे को छोड़ना मत, ठीक है। और उसके बाद विठल और विरूपाक्ष मंदिर करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं हमारा सबसे हॉट्स वाला चैप्टर, ठीक है, जो एकदम गरम गरम रहता है, जो सबकी नजर किसी चैप्टर पे है, तो वो कौन सा चैप्टर है भाई, वो है ब्रिटिशर वाला, 1857 की लड़ाई वाला। सबसे पहले 1857 की लड़ाई क्यों हुई थी, तो वो तुमको पता होने चाहिए। र्यूमर्स फैले थे कि हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है किसके अंदर, आटे के अंदर। साथ ही साथ जो राइफल मिल रही है हम लोगों को, उसके जो कार्ट्रेज हैं वो भी किससे बनाए जा रहे हैं, वो चर्बी से बनाए जा रहे हैं, सुअर और गाय के, ठीक है। ये कुछ कॉजेज थे जिस वजह से 1857 की लड़ाई हुई थी। ये तो शॉर्ट फॉर्म में आएगा 3 नंबर में, ये तो तुम लोग को पता है, वो तो तुम कर लोगे। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो मैं तुमको बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन तुमको बताना है कि ब्रिटिशर ने हमारे इंडिया की 1857 की लड़ाई को आखिरकार रोका कैसे। इंडिया वालों ने अपने इंडिया को जीत लिया था 1857 में ही, बट वापस से हार गए।
तो क्या कारण थे कि वापस से हारे? तो सबसे पहले तुमको बताना होगा कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉ निकाल दिए, मार्शल लॉ निकाल दिया, किसी भी व्यक्ति को कभी भी जेल में डाल सकते हैं, छोड़ेंगे नहीं, ऐसे करके बहुत सारे लॉ निकाल दिए। उसके बाद देखो क्या करा उन्होंने, जितनी भी चीजें करी प्रॉपर प्लानिंग करके करी है। अब जैसे तुम मान लो 1857 की इंडिया वालों में जो लड़ाई हुई है, वो लड़ाई प्लान करके करी थी क्या? नहीं करी थी। सुबह उठे, मंगल पांडे को फांसी हुई, बाकी सैनिकों को पता चला, बौखला गए, उन्होंने बोला लड़ाई करेंगे, लड़ाई करने लग गए। वो तो जोश जोश में जीत गए, बट प्लानिंग नहीं करी। अंग्रेजों ने वहीं पे क्या करी, प्लानिंग करी और धीरे धीरे चीजों को एग्जीक्यूट करा, और उन्होंने हमारी जो हमारे तरफ से जितनी भी लड़ाई हुई थी उसको क्या कर दिया, रोक लिया। समझ गए? उसके बाद इन्होंने अपने बहुत हथियारों का इस्तेमाल करा। अब इंडिया के लोगों के पास ज्यादा हथियार नहीं थे, वहीं पे अंग्रेजों के पास अच्छे खासे हथियार थे, तो ये चीज। उसके बाद सबसे पहले अंग्रेजों का काम था कि दिल्ली को जीतना है और बहादुर शाह जफर को किसी भी तरीके से हमको क्या करना है, कब्जे में करना है, जिस काम में वो कामयाब हुए और 1857 की लड़ाई पूरी तरीके से शांत हो गई। इसके बाद इस चैप्टर से अगर और कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे तुमको बताना होगा हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी। तो वही बात है, लड़ाई करने वाले मेजरली कौन थे, हिंदू, बट हमने राजा किसको बनाया, बहादुर शाह जफर, जो कि क्या थे, मुस्लिम। उसके बाद जितने भी आर्मी ऑफिसर थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, और दोनों ही मिलकर क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। इस तरीके से तुमको बताना होगा। और लास्ट में अवध के बारे में, तो अवध में क्या कराया गया था, सब्सिडरी अलायंस लगाई गई थी। अवध के जो निजाम थे उनसे उनकी पावर छीन ली, लोगों को ये चीजें अच्छी नहीं लगी, उसके बाद उन्होंने क्या कर ली, लड़ाई कर ली। सारी चीजें तुमको इससे पहले की वीडियोस में करवा रखी हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट था, जो नहीं करवाया था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद आखिरी 2 सवाल रह गए हमारे, फिर तुम्हारे इन 8 क्वेश्चनों में 70 मार्क्स कवर हो रहे हैं 80 में से, ठीक है। 70 या 75 मार्क्स कवर हो रहे हैं तुम लोग के। रैयतवारी सिस्टम बताने की जरूरत नहीं है, कर लोगे। परमानेंट सिस्टम बताने की जरूरत नहीं है, कर लोगे। और जमींदारी सिस्टम, इन 3 में से किसी 2 सिस्टम के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, या तो कोई एक सिस्टम प्रॉपर तुम लोगों से पूछ लिया जाएगा। तीनों को ही तुम लोगों को करवाया हुआ है, इसको एक एक पेज पे लिखो और खत्म करो, ठीक है। लास्ट में अशोका ने अपने धर्म का इस्तेमाल क्यों करा, ठीक है। तो देखो, अशोक ने जब बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था, तो वो व्यक्ति चाहता था कि यार मैं अगर शांत हो रहा हूं, मैं अगर लड़ाई को छोड़ रहा हूं, तो इस दुनिया में भी शांति होनी चाहिए। फिर उन्होंने धर्म का इस्तेमाल करा, लोगों को बुलाया जिनको धर्म महात्मा बोला गया। उन्होंने पत्थरों पे, बड़े बड़े खंभों पे चीजों को लिखा कि धर्म क्या होता है, किस तरीके से चीजों को फॉलो करना है। उन चीजों को देश के कोने कोने में जाके स्थापित करा। और वहीं से क्या निकल के आया कि हाँ भाई, अशोक एक ऐसा राजा था जो लड़ाई ना करके शांति फैलाने की कोशिश कर रहा था। किसकी मदद से, धर्म की मदद से। तो ये थे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन। इन 8 क्वेश्चनों में से तुमको 4-5 क्वेश्चन पक्का पेपर में मिलेंगे, और बाकी के जो 2-3 क्वेश्चन है वो भी यही होंगे, बस उनका रूप थोड़ा क्या होगा, अलग होगा। इन क्वेश्चंस को करो और बस अब शांत हो जाओ, और कुछ मत करो। जितना मैंने इस क्वेश्चन में तुम लोग को बताया है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो और खत्म करो। बढ़िया से चैन की नींद लेना पेपर से पहले, ये नहीं कि पेपर में जाके सो रहे हैं। और सुबह 3-4 बजे उठ के, जितने बजे तुम लोग उठते हो, एक बार क्विक रिकैप लो, भगवान का नाम लो, आखिरी पेपर है, 2 खत्म करो, ठीक है। घबराना नहीं है, और बेस्ट ऑफ लक है तुम लोग के, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। सारी चीजें अच्छे से करी है, ये वाला पेपर भी अच्छे से करना। मिलते हैं फिर, बाय, चलो।